हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे गैलीलियो एक्सपेरिमेंट्स ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन एन इंक्लाइंड सरफेस। इस एक्सपेरिमेंट्स में गैलीलियो ने एक मार्बल की बॉल के साथ डिफरेंट प्लेन के ऊपर डिफरेंट एंगल के प्लेन इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर मोशन देखा और उसके जो एक्सपेरिमेंट्स के जो आउटकम आए, जो रिजल्ट्स आए, सबसे पहले हम उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम उस एक्सपेरिमेंट्स के बारे में डिटेल से बात करेंगे। तो सबसे पहला जो आउटकम्स है वो क्या है कि ऑब्जेक्ट मूविंग डाउन ए स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन एक्सेलेरेट। जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है कि अगर कोई सरफेस, कोई ऑब्जेक्ट, कोई बॉल अगर एक इंक्लाइंड सरफेस पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रही है स्मूथ सरफेस के ऊपर, तो क्या होगा कि वो बॉल जो है वो एक्सेलेरेट करेगी या स्पीड जो होगी उस बॉल की वो इंक्रीज करती जाएगी कंटिन्यूअसली। ये तो जनरली हम अपने लाइव एग्जांपल में भी देखते हैं कि जब हम कोई हाइट से डाउनवर्ड डायरेक्शन में रोड पे अगर जा रहे हैं तो क्या होता है कि हमारी गाड़ी की स्पीड या हमारी साइकिल की जो स्पीड है वो अपने आप इंक्रीज हो जाती है विदाउट गिविंग एनी एक्सटर्नल फोर्स। तो ये पहला आउटकम है कि ऑब्जेक्ट मूविंग डाउन ए स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन एक्सेलेरेट, तो उसकी जो स्पीड है वो इंक्रीज होती जाएगी, मींस एक्सेलेरेशन इंक्रीज होगा। सेकंड, ऑब्जेक्ट मूविंग अप ए स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन रिटार्ड। रिटार्ड का मीनिंग क्या होता है? रिटार्ड का मीनिंग होता है डिक्रीज होना, जो स्पीड है वो डिक्रीज हो जाना, वो क्या कहलाता है? रिटार्डेशन कहलाता है। तो ऑब्जेक्ट मूविंग अप ए स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन मींस जो हमारी बॉल थी वो अगर एक इंक्लाइंड प्लेन पे अप जा रही है, ये इंक्लाइंड प्लेन आपके सामने दिखाई दे रहा है, तो जो बॉल है वो इंक्लाइंड प्लेन पे अगर अपवर्ड डायरेक्शन की अप मूव कर रही है तो उस बॉल की जो स्पीड है वो कंटिन्यूअसली डिक्रीज होती जाएगी, कम होती जाएगी और उसका जो एक्सेलरेशन है वो डिक्रीज होता जाएगा। एंड थर्ड वन इज ऑब्जेक्ट मूविंग अप ए फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल प्लेन मूव विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी हैविंग एक्सेलरेशन नो रिटार्डेशन। मीन्स अगर कोई भी एक बॉल है वो अगर एक हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर कंटिन्यूअसली मूव कर रही है, मीन्स ऑब्जेक्ट मूविंग अप ऑन ए फ्रिक्शनलेस सरफेस। फ्रिक्शनलेस किस लिए बोला गया है कि फ्रिक्शनलेस का मतलब क्या होगा कि उस सरफेस का फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए, फ्रिक्शन शुड बी जीरो। जैसे कि अगर हम सरफेस की बात करते हैं, एक अगर टेबल सरफेस की बात करते हैं, एक रोड की बात करते हैं, या कोई एक जो सरफेस है जिस पे टायर लगी हुई होती है, तो क्या होता है जो टायर लगी हुई सरफेस होता है वो ज़्यादा फ्रिक्शनलेस होता है, ज़्यादा स्मूथ होता है एज कम्पेयर टू टेबल सरफेस। या फिर जो हमारा जो रोड का सरफेस है वो रफ होता है। तो अगर हमारा सरफेस बिल्कुल स्मूथ प्लेन है मीन्स तो उसका जो फ्रिक्शन होगा वो मिनिमम होगा, लेकिन हमें यहाँ चाहिए कि फ्रिक्शन जीरो हो। तो जिस सरफेस, हॉरिजॉन्टल सरफेस का फ्रिक्शन अगर जीरो है, अगर वहां कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, तो उसकी वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट ही रहेगी, मींस उसकी वेलोसिटी ना तो इंक्रीज होगी और ना ही डिक्रीज होगी। अगर आपकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म रहती है, कांस्टेंट रहती है, तो एक्सेलरेशन भी नहीं होता और रिटार्डेशन भी नहीं होता। ये तीन आउटकम थे गैलीलियो एक्सपेरिमेंट्स के, जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद जो दिए थे। अब हम बात करेंगे गैलीलियो ने की एक्सपेरिमेंट्स कैसे किया था, क्या प्रैक्टिकली किया था, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। When a marble rolls down an inclined plane, its velocity increases, and when it goes up on the second inclined planes, means जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाया गया है कि उसने क्या किया गैलीलियो ने कि अलग अलग एंगल पे अलग अलग प्लेन सरफेस लिए। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ये जो है एक इंक्लाइंड सरफेस है, ये भी इंक्लाइंड सरफेस है, ये तीन चार आपको जो दिखाए गए हैं ये सभी क्या है? इंक्लाइंड सरफेस है। तो उसने एक्सपेरिमेंट्स में क्या देखा? सबसे पहले देखा कि जो आपकी बॉल है वो अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है इंक्लाइंड सरफेस पे, तो उसकी वेलोसिटी कंटिन्यूअसली इंक्रीज होती जा रही है, और वो वेलोसिटी कंटिन्यूअस इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब एक्सेलरेशन हो रहा है, जो कि हमने फर्स्ट रिजल्ट्स बताया कि ऑब्जेक्ट मूविंग डाउन स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन एक्सेलरेट। फिर उन्होंने क्या किया कि जो बॉल अपवर्ड डायरेक्शन से जा रही थी तो उन्होंने अलग अलग इंक्लाइंड सरफेस पे उसको भेज के देखा।
जैसे कि ये जो सरफेस आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, इनका जो एंगल है वो डिफरेंट डिफरेंट है। अगर वो इस सरफेस पे बॉल जा रही है तो इसमें जो एंगल है वो ज़्यादा है कंपेरेटिव टू अदर सरफेस, तो इसमें क्या हुआ कि वो अपवर्ड डायरेक्शन में जैसे जा रही थी तो उसकी वेलोसिटी कंटिन्यूसली डिक्रीज होती गई और वो बॉल उस पर्टिकुलर हाइट पे जाके रुक गई कि जितनी हाइट से वो बॉल जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में आई थी। मींस हाइट जो है वो दोनों ही उसकी सरफेस पे बॉल की सेम रहेगी। मींस ये जो सरफेस है वो फ्रिक्शनलेस है, स्मूथ सरफेस है। मींस जो फ्रिक्स सरफेस की वजह से कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है जैसे कि फ्रिक्शन अप्लाई होता है। तो जब बॉल ऊपर से डाउनवर्ड डायरेक्शन में गई, डाउनवर्ड से अगेन वो अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, तो वो बॉल उस पर्टिकुलर हाइट तक जाके रुक जाएगी। यहां पे उस बॉडी की जो वेलोसिटी है वो 0 हो जाती है। अगर वो बॉल इस सरफेस पे ना जाके थोड़े से कम इंक्लाइंड सरफेस पे जा रही है, सपोज हम चूज करते हैं सेकंड जो सरफेस है, इस सरफेस पे अगर वो बॉल जा रही है तो क्या होगा, वो बॉल पहले वाले सरफेस के कंपैरेटिवली ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। डिस्टेंस तो ज्यादा ट्रेवल कर रही है लेकिन वो तब तक मूव करती रहेगी जब तक वो सेम हाइट अचीव ना कर ले। जैसे कि इसने सेम हाइट अचीव की है और सेम हाइट अचीव करने के बाद ये बॉल जो है वो स्टॉप हो जाएगी। अगर इस सरफेस के कंपैरेटिवली अगर मैं थर्ड सरफेस की बात करता हूं तो इस सरफेस पे भी ऐसा ही होगा। इस सरफेस का जो एंगल है वो अदर टू सरफेस के कंपैरेटिवली कम है, तो क्या होगा, जो बॉल अपवर्ड से डाउनवर्ड डायरेक्शन की तरफ आई थी वो इस सरफेस पे मूव करेगी, लार्जर डिस्टेंस कवर करेगी एज कंपेयर टू अदर सरफेस और उस पर्टिकुलर हाइट पे जाके रुक जाएगी जिस पर्टिकुलर हाइट से उस बॉल को डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव किया गया था। मींस हाइट ऑफ द बॉल विल रिमेन सेम, वो उस पर्टिकुलर हाइट पर आके रुक जाएगी लेकिन डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल कर रही है। अगर ऐसे ही बॉल को मैं कोई इंक्लाइंड सरफेस पे भेजने की बजाय अगर किसी प्लेन सरफेस पे भेजता हूं, जैसे कि ये आपका हॉरिजॉन्टल सरफेस है, स्मूथ सरफेस है, तो क्या होगा, जो बॉल एक हाइट से आई थी डाउनवर्ड डायरेक्शन में उसका एक्सेलरेशन इंक्रीज हुआ था और जब वो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे जाएगी तो ये जो बॉल है वो कंटिन्यूअसली मूविंग रहेगी, कंटिन्यूअसली फर्दर जो है वो स्ट्रेट लाइन में मूव करती रहेगी और स्टॉप होगी नहीं जब तक कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया जाएगा, या वो बॉल आगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करते करते जब तक सेम हाइट अचीव नहीं कर लेगी तब तक वो बॉल अपने आप नहीं रुकेगी। दिस इज द थर्ड आउटकम जो दिया गया है कि ऑब्जेक्ट मूविंग अप ए फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल प्लेन मूव विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी हैविंग एक्सेलरेशन नो रिटार्डेशन। इस टाइम पे जो बॉडी की जो वेलोसिटी होगी वो कांस्टेंट रहेगी, ना एक्सेलरेशन होगा और ना ही रिटार्डेशन होगा। तो क्लियर हो गया आपको गैलीलियो एक्सपेरिमेंट। गैलीलियो एक्सपेरिमेंट्स में क्या हुआ, तो ये जो डिटेल्स है ये मैंने आपको समझा दी है कि अगर जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया जाएगा एंड अनबैलेंस फोर्स जो मेंशन किया गया है यहाँ पे, अनबैलेंस फोर्स का मतलब एनी एक्सटर्नल फोर्स required to change the motion of a marble but no force is needed to maintain या sustain uniform motion of the marble। जो मार्बल बॉल थी हमारी वो अगर यूनिफॉर्म मोशन में जाए एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो उसके मोशन को मेंटेन करने के लिए हमें कोई एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर मैं उस बॉडी की डायरेक्शन या स्पीड को चेंज करना चाहता हूं तब मुझे कोई एक अनबैलेंस फोर्स की रिक्वायरमेंट वहां पे होगी। तो क्लियर हो गया सबको ये गैलीलियो एक्सपेरिमेंट। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं और नेक्स्ट टॉपिक पे हम बात करते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस के बारे में। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस के बारे में हम बात करेंगे तो क्या है, देखो न्यूटन्स ने क्या किया कि जो गैलीलियो एक्सपेरिमेंट्स जो किया था उसको उसने स्टडी किया और स्टडी करने के बाद उसने अपने खुद के 3 लॉज दिए जिनको हम जाना जाता है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस के नाम से। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशंस क्या कहता है। अगर हम न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशंस के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशंस की बात कर लेते हैं। तो इसकी डेफिनेशन कहती है कि एन ऑब्जेक्ट रिमेन इन ए स्टेट ऑफ रेस्ट और इन ए यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन until the external unbalanced force is not applied। अब इसका मतलब समझिए क्या कहना चाह रहा है कि कोई भी जो बॉडी है
उसकी जो स्टेट है, स्टेट का मतलब क्या होता है, स्टेट का मतलब है कि वो बॉडी किस नेचर में है, मतलब वो मोशन में है या वो रेस्ट में। क्योंकि हम फिजिक्स की बात कर रहे हैं ना, तो फिजिक्स में उसकी स्टेट का मतलब कहलाएगा उसकी मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग वो क्या है, वो मोशन में है, वो रेस्ट पोजीशन में है, वो कैसी पोजीशन है, उसको स्टेट बोला जाता है। अदरवाइज तो किसी बॉडी की स्टेट, अगर हम केमिस्ट्री की बात कर रहे होते तो यहाँ क्या होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस स्टेट। लेकिन हम फिजिक्स की बात कर रहे हैं तो स्टेट का मतलब है कि बॉडी जो है वो रेस्ट पोजीशन पे है या वो मोशन में है। तो हम बात कर रहे हैं कि एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन ए स्टेट ऑफ रेस्ट, या तो बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी। अगर बॉडी एक यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो यूनिफॉर्म मोशन में ही कंटिन्यूअसली मूव करती जाएगी जब तक कोई एक्सटर्नल का मतलब बाहरी फोर्स जो आउटसाइड डायरेक्शन से लगाया जाएगा, तो एक्सटर्नल फोर्स जब तक अप्लाई नहीं की जाएगी तो बॉडी है वो अपनी कांस्टेंट यूनिफॉर्म मोशन में मूव करती रहेगी, मतलब वो बॉडी स्टॉप होगी ही नहीं। वो एक्सटर्नल फोर्स कैसे हो सकते हैं, जैसे कि आपका फ्रिक्शन इज एक्सटर्नल फोर्स। अगर आपका सरफेस रफ है तो आपने देखा भी होगा, जनरली हम किसी बॉल को अगर ग्राउंड पे डालते हैं तो कुछ दूर जाके वो बॉल जो है अपने आप रुक जाती है। तो ये देखा जाए तो इसमें तो कह रहे हैं कि बॉडी जो है वो कंटिन्यूअसली मूविंग रहेगी, लेकिन वो बॉल तो हमारी रुक जाती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वहां पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो रही है। कौन सी, जो रफ सरफेस है हमारा, वो क्या करेगा, जो एज ए फ्रिक्शन की फॉर्म में वो उस बॉल को आगे मूवमेंट करने से रोकता है। तो वो एक्सटर्नल फोर्स है जो उसके मोशन को स्टॉप कर रही है। अगर फ्रिक्शनलेस सरफेस लिया जाए जहां पे कोई एक्सटर्नल फोर्स आपकी नहीं लगेगी, तो उस केस के अंदर क्या होगा, वो बॉडी कंटिन्यूअसली मूव करती रहती है। तो क्लियर हो गया आपको न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो इस लॉ को अगर हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं तो हम आगे बात करते हैं इसके बारे में। इसमें दो मेन टॉपिक्स हैं जनरली, देखिए कि ए बॉडी एट रेस्ट रिमेन एट रेस्ट अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट अप्लाइड। मींस अगर कोई बॉडी रेस्ट पोजीशन पे है तो वो हमेशा रेस्ट पोजीशन पे ही रहेगी जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं की जाती। सपोज कीजिए आपने एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आपने कोई अपनी बुक है ये एक टेबल पे रख दी, तो क्या होगा कि अगर आप उस बुक को टच नहीं करते हैं तो आप 2 घंटे 4 घंटे या 2 दिन 5 दिन बाद भी आगे देखेंगे तो वो बुक जो है वो आपको टेबल पे ही पड़ी मिलेगी। जब तक कोई आदमी, कोई पर्सन उस बुक को वहां से उठा के कहीं और नहीं रखता, मतलब एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता, तब तक वो बुक जो है वो टेबल पे ही रहेगी। वो बुक अपने आप कभी भी मूव नहीं कर सकती। तो वो इसका मतलब ये हुआ कि ये बॉडी एट रेस्ट, जो बॉडी फिलहाल रेस्ट पोजीशन पे है, वो हमेशा रेस्ट पोजीशन पे रहेगी जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर अप्लाई नहीं किया जाता। सेकंड, ए बॉडी एट मोशन रिमेन्स इन मोशन अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट अप्लाइड। सेम केस मोशन के बारे में है कि अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो बॉडी जो है मोशन में ही रहेगी जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स, कोई बाहरी फोर्स आके उस बॉडी के ऊपर अप्लाई नहीं किया जाता। तो वो क्या कहलाएगा, आपका न्यूटन फर्स्ट लॉ। मतलब जो बॉडी है वो मोशन में, आपकी मोशन में ही रहेगी और कंटिन्यूअसली मोशन में रहेगी। जैसा मैंने आपको बताया कि अगर आपका सरफेस फ्रिक्शनलेस है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही है, तो बॉडी कंटिन्यूअसली मोशन में मूविंग करती रहेगी। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन लीड्स टू डेफिनेशन ऑफ फोर्स। मींस जो हमारा न्यूटन फर्स्ट लॉ है, इससे हम क्या कर सकते हैं, फोर्स की डेफिनेशन प्रोड्यूस कर सकते हैं, फोर्स के बारे में बता सकते हैं। डेफिनेशन ऑफ फोर्स, फोर्स की डेफिनेशन क्या है। फोर्स को जनरली हम क्या कहते हैं कि फोर्स इज ए पुश और पुल। फोर्स जनरली एक पुश और पुल है। अगर हम किसी बॉडी पे पुल कर रहे हैं या पुश कर रहे हैं तो इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, उस बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। विच चेंज और टेंड्स टू चेंज। मीन्स फोर्स क्या है, ये एक पुल और पुश है जो चेंज करता है या चेंज करने की कोशिश करता है। टेंड्स टू चेंज, टेंड्स टू चेंज का मतलब क्या हुआ कि वो उस बॉडी की स्टेट को चेंज करना चाहता है। मीन्स अगर वो बॉडी रेस्ट में है तो वो उस बॉडी को मोशन में लाना चाह रहा है, अगर वो बॉडी मोशन में है तो उस बॉडी को रेस्ट पे लाना चाह रहा है। तो डेफिनेशन बनी, फोर्स इज ए पुल और पुश विच चेंज और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन ऑफ ए बॉडी। अगर बॉडी की जो स्टेट है वो रेस्ट पोजीशन पे है तो उसको मूविंग करना चाह रहा है, मोशन में लाना चाह रहा है। अगर वो बॉडी ऑलरेडी मोशन में है तो वो उसकी बॉडी को स्टॉप करना चाहता है, रेस्ट पोजीशन पे लाना चाह रहा है। तो वो जो कोशिश है वो क्या कहलाएगी, फोर्स कहलाएगी।
क्लियर हुआ सबको? अब हम बात करते हैं आगे फर्दर इनर्शिया के बारे में। इनर्शिया क्या होता है? तो मैं ये कहूँगा कि जो फोर्स, जो हम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ते हैं, तो इसमें जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है ये इनर्शिया पे डिपेंड करता है। मतलब इनर्शिया से ही आपका न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को ड्राइव किया जाता है। इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया को आप ध्यान से समझिए, आप कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि आपको जो न्यूटन फर्स्ट लॉ की जो डेफिनेशन है और इनर्शिया की डेफिनेशन है वो एक जैसी लगेगी, लेकिन उसमें माइनर चेंजेस है, वो थोड़ा सा ध्यान से समझिए कि ये क्या है। इनर्शिया मीन्स द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू अपोज एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन इज कॉल्ड इनर्शिया। अब इसका मतलब समझिए, देखो जनरली क्या है कि जो बॉडी है उस बॉडी की टेंडेंसी होती है, टेंडेंसी का मतलब उस बॉडी की इच्छा होती है कि वो बॉडी जैसी है वैसी ही रहना चाहती है। सपोज कीजिए कोई बॉडी है वो रेस्ट पोजीशन में है, तो वो बॉडी रेस्ट पोजीशन में ही रहना चाहती है, वो मूविंग नहीं चाहती कि वो मूविंग हो। अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहती है, वो रेस्ट पोजीशन पे नहीं आना चाहती। अगर हम उसकी स्टेट को चेंज करने की कोशिश करते हैं, मींस अगर वो रेस्ट पे है तो मोशन में लाना चाह रहे हैं, अगर मोशन में है और उसको रेस्ट पे लाना चाह रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? उसकी स्टेट को चेंज कर रहे हैं। अगर हम उसकी स्टेट को चेंज कर रहे हैं तो वो बॉडी जो है उस चेंज का अपोज करेगी, मतलब जो हम चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं उसका विरोध करेगी, वो चेंज नहीं होना चाहेगी। तो यही लिखा है हमने यहाँ पे कि द नेचुरल टेंडेंसी, मतलब ये उसकी नेचुरल इच्छा होती है, टेंडेंसी होती है एक ऑब्जेक्ट की, टू अपोज एनी चेंज इन इट्स स्टेट, मतलब उसकी स्टेट में जो भी चेंज हो रहा है वो उसका अपोज करे। या इनर्शिया की मैं एक डेफिनेशन और यहाँ पे आपको बताना चाह रहा हूँ, वो ये भी हो सकती है कि जो इनर्शिया है वो हम ऑब्जेक्ट की इनएबिलिटी भी कह सकते हैं कि इट इज एन इनएबिलिटी ऑफ ए बॉडी, मतलब ये उस बॉडी की एबिलिटी नहीं है, मतलब कोई भी ये एक ऑब्जेक्ट अपने आप अपनी स्टेट चेंज नहीं कर सकता। रेस्ट पे है तो मोशन में और मोशन में है तो रेस्ट पे, मतलब अपने आप वो अपनी स्टेट को चेंज नहीं कर सकता। तो मैं इसकी डेफिनेशन ऐसे भी कह सकता हूं कि इट इज इनएबिलिटी ऑफ ए बॉडी विच कैन नॉट चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन, चाहे वो रेस्ट की स्टेट है चाहे वो मोशन की स्टेट है, अपने आप चेंज नहीं कर सकता। इटसेल्फ मींस इनएबिलिटी ऑफ ए बॉडी विच कैन नॉट चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन इटसेल्फ। अगर कोई बॉडी अपनी स्टेट को अपने आप चेंज नहीं कर सकती तो वो इनएबिलिटी, उस ऑब्जेक्ट की इनएबिलिटी क्या कहलाएगी? इनर्शिया कहलाएगी। तो आप इन दोनों डेफिनेशन में से कोई भी एक डेफिनेशन याद कर सकते हैं और इस इनर्शिया से ही हम क्या जो है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशंस के बारे में एक्सप्लेन करते हैं। अब जो इनर्शिया है वो इनर्शिया 3 टाइप्स का होता है, जो मैं आपको डिटेल में बता रहा हूं अभी कि इनर्शिया जनरली 3 टाइप्स का है। इनर्शिया को मैंने क्या नाम दिया? रेजिस्टेंस टू चेंज। रेजिस्टेंस का मीनिंग क्या है? रेजिस्टेंस का मतलब है विरोध करना, अपोज करना, जो चेंज का अपोज करता है कि बॉडी की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से उसके अंदर कोई भी चेंज आ रहा है, कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने से उसमें जो चेंज आ रहा है वो उसका अपोज करेगी, विरोध करेगी। तो सबसे पहले है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होता है कि रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय ए बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ रेस्ट। मींस रेजिस्टेंस, अपोज करना, अपोज ऑफर्ड बाय ए बॉडी, ये एक ऐसा विरोध है जो बॉडी ने ऑफर किया है, बॉडी ने अप्लाई किया है। तो रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय ए बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, अगर कोई बॉडी की रेस्ट पोजीशन को चेंज करना चाहता है, उसके अगेंस्ट बॉडी क्या करती है? एक अपोज करती है, उसका विरोध करती है, रेजिस्टेंस अप्लाई करती है, तो वो क्या कहलाता है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन ए बस स्टार्ट सडनली ए पैसेंजर एक्सपीरियंस ए जर्क बैकवर्ड। अगर सपोज कीजिए कि आप बस के अंदर बैठे हैं, एक पैसेंजर बस के अंदर बैठा हुआ है और बस सडनली एकदम स्टार्ट होके मूविंग हो जाती है, मतलब बस एकदम स्टार्ट करके चलना स्टार्ट कर देती है, मोशन में आ जाती है, तो हम जो है एक बैकवर्ड डायरेक्शन में, एक पीछे की तरफ हमें एक क्या होता है? एक झटका लगता है। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि जब स्टार्टिंग में क्या था? बस भी रेस्ट पोजीशन पे थी, बस के अंदर जो पैसेंजर बैठा हुआ है वो भी रेस्ट पोजीशन पे था, दोनों की पोजीशन क्या थी? रेस्ट। और जैसे ही
बस एकदम मूविंग हुई, सडनली मूविंग, तो क्या हुआ, बस तो मोशन में आ गई, लेकिन जो बस के अंदर बैठा हुआ पैसेंजर है उसकी जो बॉडी है वो रेस्ट पोजीशन पे है, और उसकी टेंडेंसी क्या है, टेंडेंसी मीन्स मैंने बताया आपको, उसका इनर्शिया, उसकी इच्छा क्या है कि वो रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहे। लेकिन बस मूविंग हो चुकी है, तो बस मूविंग हो चुकी है, बॉडी रेस्ट पे रहना चाहती है, तो क्या हुआ, बॉडी जैसे है वही रहना चाह रही है, लेकिन बस के कौन सा हिस्सा हमारा टच होता है, तो बस में अगर हम सिटिंग है तो हमारा लोअर पार्ट जो है, हमारी बॉडी का जो लोअर हिस्सा है, बैक कमर से पीछे पीछे जो नीचे का हिस्सा है वो तो बस की सीट के कांटेक्ट में है, और जो ऊपर का जो हिस्सा है दैट इज फ्री, वो टच नहीं है बस की सीट पे। तो क्या होता है कि जो ऊपर का हिस्सा है वो रेस्ट पोजीशन पे रहना चाह रहा है, और नीचे का जो पार्ट है आपकी बॉडी का वो बस के साथ कांटेक्ट में होने की वजह से वो मोशन में जल्दी आ जाएगा एज कंपेयर टू अपर सरफेस, अपर पार्ट ऑफ द बॉडी। तो क्या होगा, अपर पार्ट बॉडी का रेस्ट पे रहना चाहेगा, लोअर पार्ट मोशन में आ गया तो आपको पीछे की तरफ क्या हुआ, एक झटका लगा। तो ये एक इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एक एग्जांपल है। इसी तरह का एक एग्जांपल और है, एक कॉइन एट रेस्ट पोजीशन प्लेस्ड ऑन ए कार्डबोर्ड। एक कॉइन है, हमने इसकी एक एक्टिविटी भी है जो हम अभी डिस्कस करेंगे, कि एक ग्लास के ऊपर हमने कार्डबोर्ड रखा, उसके ऊपर एक कॉइन रखा, और हमने कार्डबोर्ड को क्या किया, ऐसे फ्लिक किया, तो क्या हुआ कि कार्डबोर्ड तो है वो तो मोशन में आ गया, लेकिन जो कॉइन था वो ग्लास के अंदर ही गिरेगा। तो ये क्या था कि जो कॉइन है वो रेस्ट पोजीशन पे रहना चाहता है, उसकी जो इनर्शिया है, उसकी जो टेंडेंसी है वो रेस्ट पे रहने की है, वो रेस्ट पे रहा, और कार्डबोर्ड जो है स्लिप हो गया, तो जो कॉइन है वो ग्लास के अंदर गिरेगा। क्लियर हुआ सबको? ये हम एक्टिविटी कर रहे हैं अभी, कि जो मैंने आपको दिखाया कि ये जो ग्लास है, ग्लास के ऊपर हमने एक कार्डबोर्ड रखा है, और कार्डबोर्ड के ऊपर हमने यहाँ पे क्या है, एक कॉइन रखा है, और हम क्या कर रहे हैं, इस कार्डबोर्ड को हल्का सा फ्लिक करेंगे तो क्या होगा कि जो कार्डबोर्ड है, जैसे ही हमने उसको फोर्स अप्लाई की, हमने जो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई की है वो किसको की है, वो कार्डबोर्ड को अप्लाई की है, न कि कॉइन को अप्लाई किया है। तो क्या हुआ, कार्डबोर्ड को हमने फोर्स अप्लाई किया, फ्लिक किया, तो क्या हुआ, कार्डबोर्ड आगे चला जाएगा, मोशन में आ जाएगा, और जो ग्लास के ऊपर, जो कार्डबोर्ड के ऊपर भी जो कॉइन रखा हुआ है उसकी टेंडेंसी क्या होगी, रेस्ट पोजीशन पे रहने की होती है, तो वो रेस्ट पे ही रहेगा, और कार्डबोर्ड मोशन में आने की वजह से आगे चला जाएगा, और कॉइन जो है वो ग्लास के अंदर गिर जाएगा, जैसा कि आपको डायग्राम के अंदर दिखाया गया है। इसके और बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं हम इनर्शिया ऑफ रेस्ट के। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो हमारे घरों में जो चद्दर वगैरह होती है, या कोई हैवी जो कोई भी कपड़ा जैसे होता है, जैसे, तो हम क्या करते हैं कि उसके अंदर जो डस्ट होती है उसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि उसको बीट करते हैं किसी स्टिक के साथ। तो क्या होता है उस केस के अंदर कि जैसे हम उसको बीट करते हैं या हम कपड़े को फ्लिक करते हैं, तो क्या होता है कि वो पहले रेस्ट पोजीशन पे होता है, मोशन में आता है, तो क्या हुआ, कपड़ा जो है वो तो एकदम सडनली मोशन से रेस्ट से मोशन में आ गया, लेकिन उसके अंदर जो डस्ट पार्टिकल थे वो अपने उसी पोजीशन के अंदर रहना चाहते हैं, इसलिए वो क्या होता है, मोशन में आने की वजह से बाहर आ जाते हैं। तो इस तरह हम बहुत सारे एग्जाम्पल हम बात कर सकते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट की। तो आज हम इतना ही करेंगे इनर्शिया ऑफ रेस्ट। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। थैंक यू।